हैं स्टिपुलेटेड डैमेजेस। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट करते हुए जो डैमेजेस रखे जाते हैं, जो स्टिपुलेट किए जाते हैं, जो फिक्स किए जाते हैं, उनके दो इंटेंशंस हो सकती हैं। एक इंटेंशन है जस्ट टू कंपनसेट और एक इंटेंशन है कि जनाब अगले बंदे को पेनल्टी के तौर पर हम वो चार्ज करें, अगले बंदे को सज़ा हम लोग दिलवाएं, सज़ा के तौर पर, पनिशमेंट के तौर पर। अब जो कंपनसेशन के लिए तो उसका तो डैमेजेस जस्टिफाइड होंगे, लेकिन जब हम सज़ा की बात करेंगे तो वो डैमेजेस जस्टिफाइड नहीं होंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर ए और बी ने आपस में एक एग्रीमेंट किया कि ए बी को चीज़ें डिलीवर करेगा 1 लाख रुपए के लिए और ये बी इसकी पेमेंट कर देगा। बी क्या करेगा, इसको पेमेंट कर देगा। दोनों ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया क्या कि जनाब अगर दोनों में से कोई एक पार्टी डिफॉल्ट करती है तो वो दूसरी पार्टी को 50,000 रुपये जुर्माना देगी। कॉन्ट्रैक्ट कितने का था? 1 लाख रुपए का, और अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ना हुआ तो कितने पैसे देने पड़ेंगे? 50,000 रुपये। या 1 लाख का 1 लाख हम लोग लिख लेते हैं। अगर कोई पार्टी परफॉर्मेंस ना कर सके तो दूसरी पार्टी को वो 1 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर देगी। जुर्माना मतलब डैमेजेस के तौर पर। अब ये डैमेजेस हो गए स्टिपुलेटेड। तो स्टिपुलेटेड डैमेजेस जब हम बात करते हैं तो हमने कहा कि जनाब डैमेजेस के दो तरीकेकार नजर आएंगे। एक तो होगा जस्ट कंपनसेशन, एक होगा आपके पास बाय वे ऑफ पेनल्टी, बाय वे ऑफ पेनल्टी मतलब सजा के तौर पर। अब जहां पे एक टर्म यूज की गई है एक्स्ट्रा विजेंट। एक्स्ट्रा विजेंट का मतलब होता है कि बहुत ह्यूज अमाउंट, बढ़ा चढ़ा के बयान कर दी गई हो। अब कॉन्ट्रैक्ट की कीमत कितनी थी? लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था। अब अगर कोई बंदा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसको डैमेजेस कितने होने चाहिए? यही कि मतलब उसका 5%, 10%, उसका 5,000, 10,000 हो जाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन इसने कितना लिखा हुआ है? लाख रुपए लिखा हुआ है। मतलब उसने डैमेजेस को बढ़ा चढ़ा के, यानी कि अगले बंदे को सजा के तौर पर डैमेजेस यहाँ पे फिक्स किए गए हैं कि अगले बंदे को सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, तो जाहिर बात है वो कहेगा जनाब मेरे से आप फिर कॉन्ट्रैक्ट ही करवा लें, लाख रुपए तो वैसे भी मैंने देना ही देना है, तो मेरे से कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस ही करवा लें। ठीक है, कि पेनल्टी के तौर पर इस डैमेजेस को रखा गया, तो हम क्या कहेंगे कि ये डैमेजेस कौन से हैं? पेनल्टी वाले। लेकिन अगर इसी कॉन्ट्रैक्ट को करते हुए अगर आपस में पार्टीज ये एग्रीमेंट कर लें कि जनाब हम दोनों में से अगर कोई बंदा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो दूसरी पार्टी को सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये डैमेजेस देगा। तो ये वाले डैमेजेस किस तरह के होते हैं? ये डैमेजेस हम कहते हैं जनाब ये कंपनसेशन के लिए। इसमें मकसद सजा देना नहीं है, इसमें मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करवाना और एक फॉर्मेलिटी अपनी पूरी करनी। जितने इसके जस्टिफाइड डैमेजेस बनते हैं, इवन 1000 रुपये भी कह देगा फिर भी कोई मसला नहीं। क्लियर? लेकिन लाख तो उसका नुकसान हो रहा है, लाख पे तो फिर वही तो कह रहा हूँ ना। फिर ये डैमेजेस क्या किस लिए हैं कि अगर कोई बंदा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करे तो उसको सजा मिलनी चाहिए। तो पेनल्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको कंसीडर करेंगे बाय वे ऑफ पेनल्टी। पार्टी को अगर हो रहा है इतने का ही लॉस 1 लाख का ही ऊपर, मतलब 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था, 1 लाख का कोई लॉस। देखो बेटा 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था, इसकी नॉन परफॉर्मेंस की वजह से इसको वही चीज़ 2 लाख रुपए में मिली जाके, तो फिर तो समझ में आता है ना। लेकिन यहाँ पे अमाउंट पहले से डिसाइडेड है डैमेजेस की। स्टिपुलेशन का मतलब क्या है? फिक्स कर देना कि डैमेजेस पहले ही डिसाइड कर लिए कि जनाब अगर तुमने परफॉर्मेंस ना दी तो लाख रुपए का तुम्हें मैंने डैमेजेस क्लेम तुम्हारे से कर देने। मार्केट में तो जाके इसने चीज़ें पूछी ही नहीं है। ठीक है, तो अगर तो अमाउंट पहले से ही स्टिपुलेटेड है यानी कि फिक्स है, और देखना पड़ेगा कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बाय वे ऑफ पेनल्टी है या जस्ट फॉर कंपनसेशन है। अगर तो कंपनसेशन है तो हम कहेंगे जनाब जितना फिक्स कर दिया, फिक्स्ड या फिर स्टिपुलेटेड अमाउंट, उतने ही डैमेजेस मिलेंगे। मिसाल के तौर पर यह था कंपनसेशन के पर्पस के लिए, पार्टी ए ने परफॉर्मेंस ही नहीं दी। अब पार्टी ए पार्टी बी को कितने डैमेजेस देगी? 500, जितने फिक्स किए दैट्स इट। क्लियर? लेकिन लॉ कहता है कि अगर बाय वे ऑफ पेनल्टी है, एक्स्ट्रा विजेंट अमाउंट है,
तो फिर यहां पे कोर्ट विल डिसाइड। बट amount of damages will not be more than stipulated amount. मतलब अब अगर उन्होंने कहा था जनाब जो पार्टी रिसेंड करेगी वो दूसरी पार्टी को 1 लाख रुपए जुर्माना के तौर पर डैमेजेस के तौर पर पे करेगी। अब यहाँ पे डैमेजेस 1 लाख रुपए नहीं होंगे, अब यहाँ पे कोर्ट डिसाइड करेगी, लेकिन कोर्ट के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन है कि वो 1 लाख रुपए से ज्यादा डैमेजेस नहीं दिलवा सकती, वो 1 लाख से कम ही दिलवा सकती है। हो सकता है कोर्ट कहते लाख का लाख दे दो, कोर्ट ने जो डिसाइड कर लिया दैट्स इट। हो सकता है कि जनाब कोर्ट कहते सिर्फ इसमें से 10 रुपए दे दो, ये भी डिपेंड करता है, लेकिन कोर्ट लाख रुपए से ज्यादा डैमेजेस क्लेम नहीं करवा सकेगी, कंपनसेट नहीं करवा सकेगी। ओके, समझ आ गई बात की। तो अगर आपके पास डैमेजेस स्टिपुलेटेड हैं, फिक्स्ड हैं, तो दोनों सिचुएशन में क्या होगा, या तो देखना पड़ेगा कि कंपनसेशन है या फिर देखना पड़ेगा पेनल्टी है। ठीक है, आपकी बुक में लिखा हुआ बाय वे ऑफ पेनल्टी और नॉट बाय वे ऑफ पेनल्टी, तो मैंने इसको इजी वर्डिंग के लिए कंपनसेशन का नाम दे दिया। ठीक है, बाय वे ऑफ पेनल्टी और नॉट बाय वे ऑफ पेनल्टी। बाय वे ऑफ पेनल्टी होगा तो कोर्ट विल डिसाइड बट द अमाउंट ऑफ डैमेजेस विल नॉट बी मोर देन स्टिपुलेटेड अमाउंट। और अगर नॉट बाय वे ऑफ पेनल्टी या कंपनसेशन है, मैं इसमें यह लिख देता हूं, ये भी नॉट बाय वे ऑफ पेनल्टी, तो फिर उसमें फिक्स्ड या स्टिपुलेटेड अमाउंट ही पे कर दी जाएगी। क्लियर? आइए जरा बुक से पढ़ते हैं। बेसिक रूल पेज नंबर 168 पे जनाब मेरे पास, the parties to a contract may stipulate at the time of its formation that on breach of the contract by either of them a certain specified sum will be payable as damages. Such a sum may or may not be by way of penalty. Okay? जो मैंने आपको बात बताई, by way of penalty और not by way of penalty मतलब compensation। कह रहा जी a sum is by way of penalty कब कंसिडर किया जाएगा by way of penalty? When it is extravagant, जिसका वर्ड मैंने यूज किया था कि बहुत ह्यूज अमाउंट, extravagant and disproportionate to the damages like to occur as a result of the breach। मतलब इतने डैमेजेस बनते नहीं है जितने ये बना देंगे। ठीक है, डैमेजेस हार्डली कितने बनते थे, ये कोई 10-20 हज़ार रुपए का फर्क आएगा, इन्होंने जनाब लाख रुपए के कॉन्ट्रैक्ट में लाख रुपए लिख दिया पेनल्टी, तो ये बाय वे ऑफ पेनल्टी होगा। ओके, कहता जनाब इस सिचुएशन में क्या होगा, द कोर्ट विल अवॉर्ड टू द party aggrieved only reasonable compensation not exceeding the amount named or penalty stipulated। कोर्ट विल डिसाइड कि कितने पैसे देने हैं कितने नहीं, रीजनेबल पैसे होंगे, लेकिन वो अमाउंट जो होगी वो स्टिपुलेटेड अमाउंट से ज्यादा नहीं होगी। Therefore the amount fixed up at the time of contract regardless of whether it is penalty or not determines only the maximum limit of liability in case of breach of contract। ठीक है, तो अगर बाय वे ऑफ पेनल्टी है तो मैक्सिमम तब भी अमाउंट कौन सी होगी जितना स्टिपुलेटेड है, और अगर नॉट बाय वे ऑफ पेनल्टी है तब भी मैक्सिमम अमाउंट कितनी होगी जितना स्टिपुलेटेड डैमेजेस। क्लियर? लेकिन पेनल्टी वाले केस में क्या होगा, कोर्ट डिसाइड करेगी, दूसरे वाले केस में दिलाएगी तो कोर्ट ही, लेकिन जितने पैसे होंगे उतने पैसे देने पड़ेंगे। डैमेजेस बेटा आप खुद से नहीं निकलवा सकते, डैमेजेस आपको कोर्ट दिलवाएगी। ओके, लेकिन कोर्ट यहाँ पे अपने हिसाब से अमाउंट चेंज करेगी, वहां पे कोर्ट अमाउंट चेंज नहीं करेगी क्योंकि अमाउंट ऑलरेडी जस्टिफाइड है। क्लियर? एग्जांपल नंबर 24 देख लीजिए। अरसलान अंडर अ सेल ऑफ गुडविल अरेंजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स विद बुरहान दैट इफ बुरहान प्रैक्टिसेस एज अ सर्जन विद इन पिशावर ही विल पे बुरहान ₹5 million। अरसलान प्रैक्टिसेस एज सर्जन इन पिशावर, Burhan is entitled to such compensation not exceeding 5 million as the court considers reasonable। अब 50 लाख रुपए की पेनल्टी डिसाइड करना ये रिजनेबल अमाउंट नहीं है, ये बाय वे ऑफ पेनल्टी है, स्टिपुलेटेड अमाउंट बाय वे ऑफ पेनल्टी है। यहाँ पे कोर्ट डिसाइड करेगी, लेकिन वो अमाउंट मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 5 मिलियन, 5 मिलियन से ज्यादा नहीं हो सकती। कंपनसेशन मैंने इसलिए वहां पे लिख दिया ना, कंपनसेशन स्लैश नॉट बाय वे ऑफ पेनल्टी। तो डैमेजेस जब भी आपको देंगे तो वो कंपनसेशन ही कहलाएगी, लेकिन उसकी जब हम अमाउंट की बाइफर्केशन करेंगे तो इस वजह से मैंने वो लिख दिया लगभग। ओके,
एग्जाम्पल नंबर 25 भी देख लीजिए। आजम कॉन्ट्रैक्ट विद बाबर टू पे ₹2 million if he fails to pay Babar ₹1 million on a given day. The double amount is disproportionate to the likely actual loss. 2 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट था, उन्होंने कहा जनाब हम आपको जो भी आप एक्स्ट्रा दिन देंगे उसके ऊपर हम आपको 1 मिलियन ज़्यादा दे देंगे। तो उन्होंने कहा जनाब ये कोई जस्टिफाइड डैमेजेस नहीं है, ये टोटली जो है वो डिसप्रोपोर्शनेट है। दिस इज अ पेनल्टी क्लॉज। आजम फेल्स टू पे बाबर ₹1 million ऑन दैट डे। बाबर इज इंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम आजम सच कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग 2 million एज द कोर्ट कंसीडर्स रीजनेबल। सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट 1 मिलियन का था, उसके बारे में जो डैमेजेस स्टिपुलेट किए गए थे वो 2 मिलियन थे। ठीक है, अब उन्होंने कहा जनाब कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस के डबल ये पेनल्टी के तौर पर कंसीडर किया जाएगा, लिहाजा यहाँ पे कोर्ट डिसाइड करेगी कि रीजनेबल डैमेजेस कितने होने चाहिए। क्लियर? समझ आ रही है बात की? जी। कोर्ट इस वजह से इंटरफेयर करेगा कि डैमेजेस जो हैं वो कोर्ट ने दिलवाने हैं ना। अब जब कोर्ट के पास कोई केस आएगा तो कोर्ट नाइंसाफी नहीं करेगी। कोर्ट कहेगी जनाब जितना तुम्हारा डैमेजेस बनते हैं तुम सिर्फ इतने ही तुम्हें अलाउड है। ठीक है, वो याद है हमने क्लोज भी पढ़ी थी जिसमें हमने कहा था कि जनाब जितना अपने आप को लॉस से बचा सको उतना बचाओ। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 में हमने पढ़ा था शुरू में। तो वो यहाँ पे वही रूल एप्लीकेबल है कि कोर्ट विल डिसाइड कि रीजनेबल डैमेजेस कितने बनते हैं। डिसाइड तुमने जितने मर्जी किए हो, रीजनेबल जितने बनते हैं वो, लेकिन मैक्सिमम उतने तुम्हें, मैक्सिमम अमाउंट वही होगी, उससे ज़्यादा अमाउंट नहीं आपके पास आ सकते। नहीं, नोवेशन नहीं आएगा। नोवेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट का, उसी कॉन्ट्रैक्ट का चेंज कर देना, नया कॉन्ट्रैक्ट, उसी कॉन्ट्रैक्ट को नया कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बना लेना, दैट इज नोवेशन। ठीक है, यहाँ पे तो परफॉर्मेंस नहीं ना हुई। ओके जी बेटा, चले आगे। अच्छा, बाज़-औक़ात क्या होता है जनाब, आप कर्जा ले लेते हैं और जो उसके ऊपर इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट एक होता है जस्टिफाइड इंटरेस्ट, दैट्स इट। लेकिन अगर आप उसमें कोताही करते हैं, कर्जा वापस करने में, परफॉर्मेंस करने में कोताही करते हैं, तो वही इंटरेस्ट आपके लिए पेनल्टी बन जाता है। मिसाल के तौर पर ए और बी के दरमियान जनाब एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ए ने कहा जनाब मैं आपसे कर्जा लेता हूँ 1 लाख रुपए का एट द रेट ऑफ 10%, एट द रेट ऑफ 10%। साल के बाद जनाब हम आपको 1 लाख रुपए के ऊपर 10,000 रुपये इंटरेस्ट पे कर देंगे। लेकिन अगर मैं किसी साल इंस्टॉलमेंट पे ना कर सका, तो बी कहता है जनाब जिस साल तुम इंस्टॉलमेंट पे ना कर सके, तुमने एक भी इंस्टॉलमेंट पे ना की, तो उसी साल से तुम्हारा ये जो इंटरेस्ट रेट है ये बढ़ के 80% हो जाएगा। अब इंटरेस्ट रेट 80% चार्ज करना ये टोटली पेनल्टी है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी कोर्ट डिसाइड करेगी और रीजनेबल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कंसिडर की जाएगी, लेकिन मैक्सिमम कितना होगा, 80%। देखिए जनाब क्या कह रहा है, अ स्टिपुलेशन फॉर इंक्रीज इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट मे बी अ स्टिपुलेशन बाय वे ऑफ पेनल्टी। ठीक है, तो स्टिपुलेशन बाय वे ऑफ पेनल्टी का रूल क्या है जी, कोर्ट विल डिसाइड बट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डैमेजेस इज स्टिपुलेटेड अमाउंट। एग्जाम्पल नंबर 29 देखिए। आजम गिव्स बाबर अ बॉन्ड फॉर द रीपेमेंट ऑफ 1 million विद इंटरेस्ट एट 12% at the end of 6 months with a stipulation that in case of default interest shall be payable at the rate of 75% from the date of default। 6 महीने बाद उसने वापस करना था, इंटरेस्ट रेट कितना था जनाब, 12%। अगर 6 महीने बाद वापस नहीं करेगा वही इंटरेस्ट रेट कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा। कहता है जी दिस इज अ स्टिपुलेशन बाय द वे ऑफ पेनल्टी एंड बाबर इज ओनली एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम आजम सच कंपनसेशन एज द कोर्ट कंसीडर्स रीजनेबल। यहाँ तो के मसले मसाइल। यहाँ पे जनाब आपका चैप्टर खत्म हुआ। अगले चैप्टर की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं, चैप्टर नंबर 10 की तरफ। देखिए बेटा, एजेंसी का जनाब ये आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है, अपॉइंटमेंट एंड अथॉरिटी ऑफ एजेंट्स के नाम से ये चैप्टर है।
देखिए बेटा, एजेंसी क्या चीज है? जब दो लोगों के दरमियान इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो, इस तरह का एग्रीमेंट हो कि एक बंदा दूसरे के बिहाफ पे कोई काम करेगा, तो इस तरह के एग्रीमेंट को हम लोग कहते हैं एजेंसी का एग्रीमेंट। द एग्रीमेंट बाय विच a person will act on behalf of other person or represents other person to third party is called agency। इसमें एक बंदा दूसरे के बिहाफ पे कोई काम करता है या एक बंदा किसी दूसरे को प्रेजेंट कर रहा होता है थर्ड पार्टी के सामने, तो वो एग्रीमेंट क्या कहलाता है? एजेंसी का। जो बंदा प्रेजेंट करता है दूसरे बंदे को, a person who presents other person to third party is called agent। person who represents other person to third party is called agent। ठीक है, जो किसी दूसरे के बिहाफ पे काम करे या दूसरे बंदे को रिप्रेजेंट करे थर्ड पार्टी के सामने, तो वो क्या कहलाता है? एजेंट। और पर्सन हु इज सो रिप्रेजेंटेड बाय एजेंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल। जिस बंदे को प्रेजेंट किया जाता है, एजेंट जिस बंदे के साथ बिहाफ पे काम करता है, उस बंदे को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। ठीक है, और इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है, उस रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं? एजेंसी कहते हैं। क्लियर? इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो तीन लोगों के दरमियान, तीन तरह का इसकी कॉन्ट्रैक्ट की नेचर है। मिसाल के तौर पर मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने एडमिशन लिया, हम लोगों ने आप लोगों के जो फॉर्म्स वगैरह थे आपने भी साइन किए और हमने अपने पास सेव कर लिया, आपने हमें फीस दे दी और अब हम आपको सर्विसेज देंगे। आपने एडमिशन कहाँ पे लिया? स्कैंस में लिया। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किसका हुआ? आपका और स्कैंस का। ऐसा ही है। करवाया किसने? हम लोगों ने, मैनेजमेंट ने। फॉर एग्जांपल मैंने करवाया। कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के दरमियान साइन करवाया गया। ठीक है जी। ए ने प्रेजेंट किया किसको? सी को। हकीकत में निगोशिएशन किसने की? ए ने बी के साथ की। सारे मामलात किसने तय पाए? ए और बी के दरमियान तय पाए। लेकिन लॉ कहता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के दरमियान नहीं है। वो कॉन्ट्रैक्ट किसके दरमियान है? वो कॉन्ट्रैक्ट सी और बी के दरमियान है। क्यों भाई साहब? ए सी को रिप्रेजेंट कर रहा था। ए कौन था? सी का एजेंट था। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं क्या हूँ? मैं स्कैंस का एजेंट हूँ। ठीक है भाई साहब, एजेंट हूँ मैं, जरा ध्यान से। तो मैं स्कैंस का एजेंट हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं स्कैंस को रिप्रेजेंट करता हूँ। जो भी स्कैंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, स्कैंस फैसलाबाद के साथ, हकीकत में आप मेरे साथ निगोशिएशन कर रहे होंगे। मैं ही सारा कुछ कर रहा हूँ, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट मेरे और आपके दरमियान नहीं, बल्कि वो कॉन्ट्रैक्ट स्कैंस और स्टूडेंट्स के दरमियान होगा। तो सी इज प्रिंसिपल और बी क्या है जनाब? थर्ड पार्टी। तो हकीकत में लॉ हमें कहता है कि जनाब एजेंट का थर्ड पार्टी के साथ किसी किस्म का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। हकीकत में कॉन्ट्रैक्ट किसका होता है?
थर्ड पार्टी का प्रिंसिपल के साथ। तो अल्टीमेटली इस कॉन्ट्रैक्ट का जिम्मेदार, जो ए और बी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इस कॉन्ट्रैक्ट का जिम्मेदार कौन है? प्रिंसिपल यानी कि सी है। ठीक है, प्रिंसिपल। अब यहाँ पे ये ना समझ लेना स्कैंस का प्रिंसिपल तो सर आप हैं, तो आप ही जिम्मेदार। भाई साहब ये वाला प्रिंसिपल और है, ठीक है, ये वाला प्रिंसिपल और है। ये प्रिंसिपल कौन है? अल्टीमेट बंदा जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया। और एजेंट कौन है जनाब? जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया प्रिंसिपल के बिहाफ पे। क्लियर? तो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? रिस्पॉन्सिबल होगा प्रिंसिपल। ये कॉन्ट्रैक्ट करवा के दरमियान में से एजेंट क्या होगा? साइड पे हो जाएगा। आपने पैसे किसको दिए हैं? फीस किसको दी है? स्कैंस को दी है। स्कैंस का फॉर्म था ना, हसन चौहान के नाम का तो फॉर्म नहीं था, स्कैंस का फॉर्म था। अगर हसन चौहान साइड पे हो जाए तो आप हसन चौहान को कुछ नहीं कह सकते, आप किसको पकड़ेंगे? जाके स्कैंस को पकड़ेंगे। समझे बात को? अच्छा सुन लो, लेकिन अगर मैं अपनी ड्यूटी को ब्रीच करूं, जो मुझे पावर्स दी गई थी उन पावर से हटके मैं कोई काम करूं, यानी कि अगर एजेंट प्रिंसिपल, यानी कि एजेंट और प्रिंसिपल के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच एजेंट की तरफ से हो, तो वो एजेंट आंसरेबल होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है किसको? प्रिंसिपल को। ठीक है, मिसाल के तौर पर मुझे उन्होंने कहा कि सर आपने जाके कैंपस को हेड करना है, कैंपस को आपने लीड करना है, जो भी फैसले होंगे वो आपके होंगे, आपने जस्ट हमें इन्फॉर्म रखना है कि जी ये काम हम कर रहे हैं। अब अगर यहाँ पे जनाब मैं कहूँ नहीं, यहाँ पे ना कोई शादी हाल अच्छा सा ये बन जाना चाहिए, नीचे वाला पोर्शन शादी हाल पे दे देते हैं, ऊपर वाले पोर्शन में क्लासें करवा लेते हैं। तो भाई ये जी एग्जैक्टली मैं अब अपनी औकात से बाहर हो गया हूँ। मतलब मैंने ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट कर लिया, ब्रीच ऑफ ड्यूटी मैंने की। इस सिचुएशन में आई वुड बी रिस्पॉन्सिबल टू प्रिंसिपल। हु इज प्रिंसिपल? स्कैंस। और भाई स्कैंस के प्रिंसिपल को नहीं भाई, अल्लाह के बंदे, स्कैंस को मैं रिस्पॉन्सिबल हूंगा। ठीक है, समझ आ गई बात की? इज इट ओके? तो जनाब ये यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि जी कॉन्ट्रैक्ट हकीकत में एजेंट और थर्ड पार्टी का नहीं बल्कि प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी का होता है। एजेंट सिर्फ निगोशिएशन कर सकता है। एजेंट जो है वो जनाब प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगा, प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होगा इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ठीक है, और अगर एजेंट किसी किस्म का कोई कोताही करता है तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा किसको? प्रिंसिपल को रिस्पॉन्सिबल होगा। देखिएगा जनाब, डेफिनेशन की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले द एजेंट इज पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एन एक्ट फॉर अनदर और टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विद द थर्ड पर्सन। द पर्सन फॉर whom such act is done or who is so represented is called the principal. All type of business may use agent and agent is a person। वो सारी की सारी बकवास उसने यहाँ पे कर दी। नीचे कह रहे जनाब there is a legal relationship between the agent and the principal. This legal relationship is called agency. ओके, वही बात जो हमने ऊपर कर दी। अब जनाब देखिए, पाशा एग्जाम्पल नंबर 1, पाशा पॉइंट्स आजम टू बाय 10 बैग्स ऑफ शुगर ऑन हिज बिहाफ। पाशा ने आजम को कहा कि भाई साहब 10 जो ना वो जरा बैग शुगर के लिए मेरे बिहाफ पे ले आना। अब पाशा कौन बन गया? प्रिंसिपल। और आजम कौन बन गया? एजेंट बन गया। अब कहते हैं जनाब द एजेंट एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल बाय नेगोशिएटिंग विद अ थर्ड पार्टी अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस देयर इज नो लीगल एग्रीमेंट बिटवीन द एजेंट एंड द थर्ड पार्टी। जैसे मैंने आपको बताया कि जनाब निगोशिएशन तो यही करेगा, टर्म्स एंड कंडीशन यही डिसाइड करेगा, कॉन्ट्रैक्ट यही करवाएगा, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट हकीकत में ए और बी के दरमियान नहीं, ए और सी के यानी कि प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के दरमियान होगा। यही वो बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, पाशा अपॉइंट्स आजम टू बाय 10 बैग्स ऑफ शुगर्स ऑन हिज बिहाफ इफ इन परसुएंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी Azam finalized a deal to purchase the bag of sugars from Tariq, a wholesale dealer in the sugar, on credit on behalf of Pasha। उसने जनाब उधार पे चीजें ले आई पाशा के बिहाफ पे। अब पैसे कौन देगा? पाशा देगा, आजम पैसे नहीं देगा। ठीक है, देयर इज नो लीगल एग्रीमेंट बिटवीन आजम एंड तारिक। अच्छा जी, इसके बाद हम कहते हैं जी however the agent may negotiate the terms of contract between the principal and third party when the contract is made it is between the principal and third party। वही बात दोबारा फिर हमने कर दी। नीचे की तरफ आ जाइए, an agent may act for a principal in arranging just one transaction
सिर्फ एक ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करने के लिए एजेंसी हो सकती है, लेकिन अगर आपने एजेंसी ख़त्म नहीं की तो मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन भी की जा सकती हैं एक एजेंसी के एग्रीमेंट में, ठीक है। देखिए, हाउएवर इट इज़ कॉमन इन बिजनेस ऑफ एन एजेंट टू एक्ट रेगुलरली ऑन बिहाफ ऑफ अ प्रिंसिपल अरेंजिंग लार्ज नंबर्स ऑफ डिफरेंट बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। एक छोटी सी आपको एग्जांपल मैं देता हूँ। मैं जब यहाँ पे नहीं था, यानी कि स्कैन्स का प्रिंसिपल नहीं था, तकरीबन 6-7 महीने के लिए कोई भी यहाँ पे प्रिंसिपल अवेलेबल नहीं था, तो उस टाइम पे कैंपस को डील कौन कर रहा था? कैंपस को हमारे जो टीम मेंबर्स हैं वो डील कर रहे थे। अब टीम मेंबर्स जारी बात है, उनके पास एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, बहुत सारी चीज़ों का लैक था। तो हेड ऑफिस ने ये कहा कि भाई आपने कोई भी काम करना है आपने हमारे से पूछना है, ठीक है, आपको हम जो काम कहेंगे आपने सिर्फ वो वाला काम करना है। तो छोटी छोटी बात भी अगर उन्होंने करनी है तो हेड ऑफिस की इजाज़त के बगैर ये काम नहीं कर सकते थे। मतलब हर ट्रांजैक्शन के लिए बार बार इनको क्या किया जाता था? अपॉइंट किया जाता था कि चलो मेरे भी हाथ पे ये काम कर दो, मेरे भी हाथ पे ये काम कर दो। लेकिन जब मैं आया तो मेरा जब इनके साथ एग्रीमेंट हुआ, इन्होंने कहा कि सर आप कैंपस हेड हैं, आप जो डिसीजन लेना चाहें कैंपस के लिए आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे आने के बाद जब मैंने डिसीजंस लेने शुरू किए तो मुझे हर चीज़ पे उनसे इजाज़त नहीं लेनी पड़ी, क्योंकि वन टाइम हमारा एजेंसी का एग्रीमेंट हो चुका था। अब मैं जो भी काम कर रहा था बिज़नेस को बचाने के लिए, बिज़नेस को ठीक करने के लिए, जो भी काम कर रहा था मैं, वो सारे के सारे एक ही एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में थे। मतलब बार बार यहाँ पे एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया जा रहा था। तो इसलिए वही यहाँ पे बात करते हैं कि नॉर्मली क्या होता है कि एजेंसी का एक ही सिंगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब एक ट्रांजैक्शन के लिए जितनी ट्रांजैक्शन होगी उतनी दफ़ा एजेंट को हायर किया जाएगा। लेकिन लाजमी नहीं कि ऐसा हो, बाज़ बिजनेस ट्रांजैक्शन इस तरह की भी होती हैं कि जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक दफ़ा किया जाता है, लेकिन उसके जो काम है, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह, एजेंसी का जो एजेंट है वो रेगुलर बेसिस पे के ऊपर क्या कर रहा होता है? डिसीजन ले रहा होता है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है थर्ड पार्टी के साथ। क्लियर? समझ आ गई बात की? अच्छा जी, इसके बाद जनाब कहता जी हु में एम्प्लॉय एजेंट। एजेंट कौन एम्प्लॉय कर सकता है, यानी कि प्रिंसिपल कौन हो सकता है? ही में हाँ जी, प्रिंसिपल कौन हो सकता है जी? जिससे 10 चीनी के थैले खरीदने। प्रिंसिपल कौन हो सकता है? हमने कहा जनाब क्योंकि प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के दरमियान एग्रीमेंट होता है, इस वजह से प्रिंसिपल वही बंदा हो सकता है जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होता है। अ पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इज मे आ प्रिंसिपल। ठीक है भाई, जो इतना कॉम्पिटेंस रखता है अपने अंदर कि जनाब वो बिल्कुल ठीक तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा। वो जैसे हमने पढ़ा था, याद है कि नहीं याद? माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड नहीं होना चाहिए और डिसक्वालीफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। ये 3 काम उसमें नहीं होंगे तो फिर वो क्या होगा? कॉम्पिटेंट होगा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, तो वो प्रिंसिपल हो सकता है। थर्ड पार्टी के साथ, प्रिंसिपल का एजेंट के साथ। हाँ जी, तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं, यहाँ पे हम नहीं, प्रिंसिपल यहाँ पे हम उन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं कर रहे। हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि प्रिंसिपल कौन बंदा हो सकता है। हमने कहा जनाब हर वो बंदा प्रिंसिपल हो सकता है कि जो बंदा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अल्टीमेटली किसका होना है? थर्ड पार्टी का, प्रिंसिपल के साथ होना। ठीक है, तो यहाँ पे हु में एम्प्लॉय एजेंट, यानी कि कौन बंदा एजेंट एम्प्लॉय कर सकता है। आम भाषा में हु में बी आ प्रिंसिपल। Every person who is competent to enter into a contract. ओके, और कौन बंदा एजेंट हो सकता है? Who may be an agent? हाँ जी भाई, हमने कहा जनाब कोई भी बंदा, बेशक वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है, एनी पर्सन रिगार्डलेस ऑफ